नमस्कार, दिस इज़ अरुणेश आर्य फ्रॉम करियर पाथ स्टडी। वेलकम बैक टू करियर पाथ स्टडी। आज हम चर्चा करेंगे प्रियम्बल के ऊपर। प्रियम्बल लगभग सभी देशों के संविधान में प्रस्तावना प्रियम्बल की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान सभा के लोगों ने जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य के अंतर्गत, जिस प्रिंसिपल्स के अंतर्गत भारत के संविधान को बनाया था, वो हमारे प्रियम्बल में, हमारी प्रस्तावना में प्रदर्शित होती है। चलिए, जितने भी क्वेश्चन प्रियम्बल से रिलेटेड बनते हैं उन सभी के ऊपर फोकस करें। सिंगल भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटना चाहिए, इसके ऊपर हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले प्रियम्बल के प्रमुख शब्दों को देखने से पहले सबसे पहले हम प्रियम्बल के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। प्रियम्बल जो है, हम भारत के लोगों से इसकी शुरुआत होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वी द पीपल्स ऑफ इंडिया से इसकी शुरुआत हो रही है। 26 नवंबर 1949 से इसकी समाप्ति हो रही है। ये हमारी प्रियम्बल है। प्रियम्बल हम बोलते किसको हैं? तो प्रियम्बल जो है लैटिन भाषा के एक शब्द प्रियम्बुलस से बना हुआ है। प्रियम्बुलस, इसका मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है या किसी भी देश की संविधान की जो प्रस्तावना है वो उस संविधान का एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है। बहुत से लोगों ने प्रियम्बल को एक ब्लूप्रिंट का दर्जा दिया है और प्रियम्बल में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, यूजेस, आइडियाज एंड एस्पिरेशंस, प्रिंसिपल्स, फिलॉसफी इस रूप में देख सकते हैं। यानी प्रियम्बल जो है, इसके पीछे मूल उद्देश्य संविधान सभा का जो होता है वो सभी के सभी इसी में शामिल है। प्रियम्बल बनाई किसने थी? तो प्रियम्बल का निर्माण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य का प्रस्ताव जो संविधान सभा के सामने पेश किया था, उसी उद्देश्य का प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रियम्बल के तौर पर, एज ए प्रियम्बल के तौर पर संविधान में शामिल कर लिया था। यानी जो उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा 1946 में 13 दिसंबर को पेश किया गया था, वही जनवरी 1947 को 22 जनवरी को शामिल कर लिया गया था संविधान सभा में। यानी किस उद्देश्य से नए संविधान का निर्माण किया जा रहा है, क्या लक्ष्य होगा नए भारत के निर्माण का, उसी आधार पर हम संविधान का निर्माण करेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन, जो ये उद्देश्य रेजोल्यूशन स्थापित किया गया था नेहरू के द्वारा, वही भारत के संविधान की प्रस्तावना है। और हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये देखा था कि अमेरिका के संविधान में जो प्रस्तावना है, लगभग वैसी ही प्रस्तावना, वैसी ही प्रियम्बल भारत के संविधान में शामिल की गई है। यानी भारत के संविधान की प्रियम्बल अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, लेकिन भारत के संविधान की प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये ऑलरेडी आपको पता ही है, आप ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हो। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इन तीनों शब्दों को इसमें शामिल किया गया था। यानी ये तीनों शब्द बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में लागू हुआ था, संविधान जो भारत में लागू हुआ था, उसमें ये तीनों शब्द शामिल नहीं थे। इससे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत शामिल किया गया था। यानी ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए हैं, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल से, हम भारत के लोगों से। यानी सोर्स जो है भारत में संविधान में शक्ति का जो केंद्र है वो जनता है।
यानी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि भारत में शक्ति का स्रोत कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं जनता है। संविधान की शक्ति का स्रोत कौन सा है, तो आम जनता है। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान जो है आम जनता के द्वारा बनाई गई संविधान सभा जो थी उसके द्वारा संविधान बनाया गया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्रोत क्या है, वो है वी द पीपल, यानी भारत की जनता कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत है। क्योंकि भारत के लोगों में से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, यानी भारत के लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान का निर्माण किया। इस वजह से प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल से होती है, यानी ये स्रोत है भारत के संविधान का। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो भारत की जनता के द्वारा बना है, भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बना है। कॉन्स्टिट्यूशन जो अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया, वो भारत की जनता के द्वारा किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू किया गया, वो भारत की जनता के द्वारा किया गया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि संविधान सभा प्रतिनिधित्व कर रहे थे आम जनता का और उन्होंने संविधान का निर्माण किया। इस वजह से हम मुख्य तौर पर हम बेसिकली हम बोल सकते हैं कि आम जनता है वो स्रोत है शक्ति का संविधान बनाने के लिए, क्योंकि इसी वजह से इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से। देश में सर्वोपरि जो है वो संविधान है, लेकिन संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो संविधान को शक्ति प्राप्त होती है आम लोगों से, भारत की जनता से। इससे आगे हम देख लेते हैं जितने भी वर्ड्स, जितने भी प्रमुख शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में हमें मिलते हैं, उनको हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला पार्ट तो आपने अभी देखा, वो था स्रोत, और दूसरा पार्ट जो है वो है नेचर यानी स्वरूप, और तीसरा जो है वो उद्देश्य। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। पहला पार्ट कौन सा, स्रोत यानी सोर्सेस, दूसरा पार्ट कौन सा, वो है नेचर यानी स्वरूप, और तीसरा पार्ट कौन सा, वो पार्ट है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। तो दूसरे पार्ट स्वरूप को हम देख लेते हैं, जिसमें 5 प्रमुख शब्द प्रयुक्त हुए हैं। कौन से 5 प्रमुख शब्द प्रयुक्त हुए हैं? सवर्ण शब्द का यूज हुआ है, सोशलिस्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, सेक्युलर शब्द का प्रयोग हुआ है, डेमोक्रेटिक शब्द का प्रयोग हुआ है, रिपब्लिक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सवर्ण शब्द का मतलब है संप्रभुता, सोशलिस्ट समाजवाद, सेक्युलर पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक गणराज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, उद्देश्य के तौर पर जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसमें जस्टिस यानी न्याय शब्द का प्रयोग हुआ है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग हुआ है, इक्वालिटी यानी समानता शब्द का प्रयोग हुआ है, फ्रेटर्निटी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो बंधुता के तौर पर प्रयुक्त हुआ है, और लास्ट में उल्लेख है 26 नवंबर 1949 का। यानी इसका मतलब है कि भारत की जनता ने संविधान को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और प्रस्तावना की समाप्ति इसी डेट के साथ में होती है। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना होगा। इसके ऊपर हम आगे प्रमुख रूप से चर्चा कर रहे हैं कि सवर्ण शब्द का जो प्रयोग हुआ है नेचर के तौर पर, संप्रभुत्व शब्द का प्रयोग हुआ है नेचर के तौर पर, ये किस वजह से प्रयोग हुआ है? इसका सीधा सा मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस दौरान हम ये बोल सकते हैं कि उस डेट से भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, यानी पूर्ण रूप से अधिराज्य का दर्जा उसका समाप्त हो गया, डोमिनियन स्टेट का दर्जा उसका समाप्त हो गया, किसी भी बाहरी शक्ति का भारत में राजकाज समाप्त हो गया। यानी संविधान लागू होते ही शक्ति का पूर्ण केंद्र हम भारतीयों के हाथ में आ गया। यानी 1935 के एक्ट के अंतर्गत 1950 तक जो भारत चला था वो पूरा का पूरा पद्धति समाप्त हो गई। यानी जो सिस्टम शुरू हुआ ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संपूर्ण शक्ति हम भारतीयों के हाथ में तब से आ गई। यानी भारत आंतरिक और बाहरी दोनों तौर पर जो है किसी भी देश के अधीन नहीं रहा। भारत में शक्तियों का संपूर्ण शक्ति का केंद्र जो है संप्रभुत्व स्थापित हो गया। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी दूसरा देश भारत के किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि संपूर्ण शक्ति हम भारतीयों के हाथ में है। इसलिए सवर्ण शब्द हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उससे आगे है सेकंड शब्द सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन
1976 के अंतर्गत भारत के संविधान में शामिल हुआ था। उससे पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये नहीं था। और समाजवाद जो शब्द है वो किसी भी वाद से संबंधित नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो किसी भी वाद को भारत के संविधान में शामिल करने से बचना चाहते थे, क्योंकि सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म किसी भी पद्धति को भारत के ऊपर नहीं थोपना चाहते थे। लेकिन जो भारत के मूल्य थे, जिसे हम मौलिक अधिकारों में हम देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम देखते हैं, उन मूल्यों में समाजवाद ऑलरेडी शामिल था। यानी अप्रत्यक्ष रूप से पहले ही मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख हो चुका था। लेकिन इस शब्द का प्रयोग 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत औपचारिक रूप से भारत के संविधान में किया गया, प्रस्तावना में किया गया, जोड़ा गया। इसका मुख्य कारण ये था कि हम समाजवादी लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक समाजवाद को मानते हैं। यानी नेहरू और गांधी की जो फिलॉसफी है, जिसके अंतर्गत समाज के सब वर्गों के लोगों को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, आर्थिक स्थिति सबकी मजबूत हो, तो इन मूल्यों को भारत के संविधान में दर्शाने के लिए समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन ये समाजवाद किसी प्रकार से रशिया के समाजवाद से नहीं मिलता जुलता। हम जिस समाजवाद की बात कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी ये मूल्यों पर आधारित समाजवाद है। किसी वाद से हम बचते हैं। सिर्फ कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से समाजवाद शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में किया गया। तीसरा शब्द हम देख लेते हैं सेक्युलरिज्म को, सेक्युलर को, धर्मनिरपेक्षता को, पंथ निरपेक्षता को। ये भी ऑलरेडी भारत के संविधान में पहले से था, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद जो 25 है वो अनाउंस करता है कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन, यानी भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यानी ऑलरेडी मेंशन था आर्टिकल 25 में, जिसमें हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यानी पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, ईरान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, या तुर्की का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, या यूरोपियन देशों का राष्ट्रीय धर्म क्रिश्चियनिटी है। लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत के मूल्यों के आधार पर सर्वधर्म समभाव की विचारधाराओं को अपनाया गया था। लेकिन इस शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। और ये दर्शाता है कि राज्य जो है, देश जो है, सरकार जो है, किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम नहीं करेगी। भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार होगा किसी भी धर्म को अपनाने का, किसी भी धर्म को परिवर्तन करने का, अपने धार्मिक संस्थान स्थापित करने का, अपने धार्मिक प्रचार करने का अधिकार होगा। ये पूरी की पूरी शक्ति जो है इसी के अंतर्गत स्थापित हुई थी। हालांकि ये मौलिक अधिकारों में ऑलरेडी स्थापित की थी, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग जो है प्रस्तावना के अंतर्गत 1976 के अंतर्गत किया गया। इससे आगे देख लेते हैं चौथा वर्ड जो इम्पोर्टेंट है नेचर के अंतर्गत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो डेमो का मतलब आपको पता ही है पीपल है, और क्रेसी का मतलब आपको पता है रूल, यानी जहाँ पर लोगों का शासन हो, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो, उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। और भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यानी हम देखते हैं कि अमेरिका में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, भारत में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, जैसे कि ब्रिटेन में है। तो आम जनता को अधिकार है अपनी सरकार चुनने का, और अगर जो सरकार जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रही तो जनता उस सरकार को उखाड़ फेंक सकती है, क्योंकि शक्ति का मूल केंद्र किसके हाथ में? आम जनता के हाथ में है। यानी लोगों का शासन लोगों के द्वारा चलाया जाएगा और लोगों के कल्याण के लिए चलाया जाएगा। इस विचारधारा के अंतर्गत भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की गई। इस वजह से हम देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना में डेमोक्रेसी शब्द का उल्लेख उसी आधार पर किया गया है। उसके बाद में हम पांचवा प्रमुख वर्ड देख लेते हैं नेचर के अंतर्गत, रिपब्लिक यानी गणतंत्र। किसी भी देश में गणतंत्र तभी माना जाता है जब उस देश का जो स्टेट हेड है, जो नेशनल हेड जो है, वो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और वहाँ का नेशनल हेड वंशानुगत नहीं होता। यानी जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत है नेशनल हेड, वहाँ पर क्राउन की व्यवस्था है, महारानी की व्यवस्था है। आपको पता ही है फिलहाल महारानी एलिजाबेथ II उस पद पर आसीन है।
और लंबे टाइम से आसीन है। लेकिन भारत में नॉमिनल हेड राष्ट्रपति है, भारत में रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनल हेड जो राष्ट्रपति है उसकी व्यवस्था संविधान में की गई और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति को निर्वाचित कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को जिस तारीख को राष्ट्रपति ने अपना पद संभाला उसी तारीख से ही भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था हो गई। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भारत एक रिपब्लिकन कंट्री है, उसके साथ साथ भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, क्योंकि भारत में आम जनता अपने ऊपर शासन करने वाली सरकार को स्वयं चुनती है और भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति माना जाता है। जितने भी कार्य भारत में होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, नहीं राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, और वो राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इनडायरेक्ट सिस्टम के आधार पर चुना जाता है और उसका निश्चित कार्यकाल है 5 वर्ष का। भारत में लोकतंत्र है, भारत में डेमोक्रेसी भी है, लेकिन अगर जो हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नेशनल हेड महारानी है, क्राउन है, उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, वो वंशानुगत मोनार्ची सिस्टम है। और हम अगर जो यूएस की बात करें तो यूएस में डेमोक्रेसी है भारत की तरह, और इसके अलावा भारत में की तरह ही वहाँ पर रिपब्लिक भी है, लेकिन डेमोक्रेसी वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। चाइना की बात करें तो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आम जनता को वोट डालने का अधिकार नहीं है। वहाँ पर एक ही पार्टी है, पीपुल्स पार्टी ऑफ चाइना, और वहाँ पर रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो रिपब्लिक है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो भी 5 वर्ष के लिए वहाँ पर नियुक्त किया जाता है, क्योंकि उसका फिक्स टाइम पीरियड है और आम जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर गणतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि ये नेचर है भारत के संविधान की प्रस्तावना का, ये 5 शब्द नेचर से संबंधित है। इससे आगे हम देख लेते हैं अन्य शब्दों में जस्टिस शब्द का प्रयोग हुआ है और 3 तौर पर हुआ है, सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक यानी आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है उद्देश्य के तौर पर, यानी संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य निर्धारित किए थे समाज के लिए, उस वजह से इन तीनों का प्रयोग हुआ है। और इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाएगा, ना कि जाति के आधार पर महत्व दिया जाएगा, ना कि धर्म के आधार पर महत्व दिया जाएगा, और ना ही किसी वर्ण, लिंग और जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर को महत्व दिया जाएगा। केवल और केवल व्यक्ति के तौर पर ही उसको महत्व दिया जाएगा। इसलिए इसे हम सामाजिक न्याय के तौर पर देखते हैं। और आर्थिक न्याय के तौर पर हम देखते हैं कि इसका मतलब है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया गया जिसमें साधन संपन्न व्यक्ति जो है शोषित करते हैं साधनहीन व्यक्तियों को, यानी आर्थिक तौर पर समाज में सभी साधनों को इस तरीके से मुहैया कराया जाएगा कि सभी को आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो। यानी सरकार ऐसे कदम उठाएगी, इस प्रस्तावना के अंतर्गत ऐसे उद्देश्यों की तरफ इशारा किया गया कि सरकार ऐसे कदम उठाएगी जो आर्थिक न्याय के लिए कार्य करेगी, समाज के सभी साधनों को समान रूप से वितरित करेगी, उसे आर्थिक न्याय के तौर पर देखा जाता है। और राजनीतिक न्याय के तौर पर देखा जाता है, इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। ये नहीं कि किसी की जाति क्या है तो उसे राजनीति के तौर पर शामिल होने का अधिकार होगा, उसे लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार से जो है राजनीतिक जो है तौर पर शामिल होने का अधिकार नहीं होगा। सभी को व्यक्ति के तौर पर राजनीति में प्रवेश करने का अधिकार होगा। इसका प्रमुख एग्जाम्पल भारत के संविधान में वयस्क मताधिकार का सिस्टम है। 18 वर्ष जैसे ही हुई वैसे ही वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो इसको हम राजनीतिक न्याय के तौर पर देख सकते हैं। भारत में प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के ऊपर बल दिया गया है। इससे आगे है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी शब्द को, अखंडता शब्द को, बंधुता शब्द को मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर देखा जाता है। लेकिन हम लिबर्टी, समानता की बात करें सबसे पहले तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व यानी बंधुता, ये तीनों शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, तो हम ये तीनों शब्द को देख सकते हैं कि ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं।
1789 की ऐतिहासिक क्रांति, वहीं से ये तीनों शब्द निकले हैं। स्वतंत्रता का मतलब हम एक सकारात्मक स्वतंत्रता के तौर पर देखते हैं। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू फ्रीडम दिया गया है, आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। उनमें सभी स्वतंत्रताओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों में ऑलरेडी शामिल है। समानता की बात करें तो ये मौलिक अधिकारों में ऑलरेडी शामिल है, यानी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा समानता को हर तरीके से अपनाया गया, यानी प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता दोनों के तौर पर अपनाया गया। यानी आर्टिकल 16 जो है मौलिक अधिकारों में वो अवसर की समानता देता है, यानी सभी को समान अवसर की प्राप्ति हो, जन्म, वंश, स्थान, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए, उस व्यवस्था के आधार पर हम समानता को देखते हैं। और बंधुता की जो भावना है वो मुख्य रूप से भ्रातृत्व की मानता है, यानी फ्रेटर्निटी की मान्यता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखा था, यानी उनका संविधान सभा में जो वक्तव्य था इस मामले में, बंधुता के मामले में सभी भारतीयों के सर्वमान्य भाईचारे की बात उसमें कही गई थी। सभी भारतीयों के एक होने की भावना के ऊपर उन्होंने जोर दिया था। और संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, उस अनुच्छेद 51 में ऑलरेडी जो है इसकी बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में भारत जो है मुख्य रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, आर्टिकल 51 में कहा गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना से प्रेरित होकर कहा गया था। इस वजह से ये तीनों शब्द भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में इम्पोर्टेंट है। इससे आगे है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो डिग्निटी ऑफ पर्सन के अंतर्गत भारत के संविधान में व्यक्ति को व्यक्ति ही माना गया है, यानी उसे जन्म, स्थान, धर्म, नस्ल और किसी भी प्रकार से जो है प्रतिष्ठा के आधार पर अन्य नज़रों से नहीं देखा जा सकता कि केवल और केवल किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति के आधार पर, पर्सन के आधार पर ही देखा जाएगा संविधान के अंतर्गत। और इसे हम डिग्निटी ऑफ पर्सन हम बोल सकते हैं। और लास्ट जो है वो है राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो संविधान में आम नागरिकों के मौलिक कर्तव्य स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ही यही था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी भारत के लोगों का ये मुख्य कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेगा। और अखंडता शब्द जो है भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। इंटीग्रिटी जो शब्द जो है उसे भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। तो ये प्रमुख विचारधाराएं जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। इससे आगे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसे हम बोल सकते हैं कि क्या संसद को अधिकार है प्रियम्बल में संशोधन करने का। इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट को संविधान के सभी भागों में, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन 1960 का जो बेरुबारी केस था, उस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो डिसीजन दिया था कि पार्लियामेंट जो है संशोधन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के बेरुबारी केस में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि संसद जो है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि वो संशोधन इस वजह से नहीं कर पाएगी क्योंकि वो संविधान का पार्ट नहीं है। और ये जो मिस्टेक की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको दूर कर लिया था ऐतिहासिक केस 1973 का, जिसे हम बोलते हैं केशवानंद भारती केस। इस ऐतिहासिक केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये डिसीजन था कि प्रस्तावना भी वैसे ही बनाई गई है जैसे कि संविधान के अन्य भाग बनाए गए हैं। यानी संविधान सभा के द्वारा बाकायदा कमेटी बनाने के बाद में प्रस्तावना का निर्माण किया गया है, जैसे कि संविधान के अन्य भाग बनाए गए हैं। इस वजह से प्रस्तावना भी संविधान का विभाग है। जब प्रस्तावना ही संविधान का विभाग है तो
पार्लियामेंट को ऑलरेडी आर्टिकल 360 के अंतर्गत ये पावर प्राप्त होती है कि वो संविधान के किसी भी भाग में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन कर सकती है। इस वजह से जबकि प्रस्तावना भी इसका भाग है, तो संसद जो है प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती का यह ऐतिहासिक केस था 1973 का, और 1995 का LIC ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारत का एक इंटीग्रल पार्ट माना था, एक अभिन्न अंग माना था। इस वजह से जब संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, तो प्रियम्बल में भी संशोधन करने का अधिकार है। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 3 शब्द भारत के संविधान में जोड़े गए थे, यानी सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि क्योंकि प्रस्तावना जो है बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, तो इस वजह से इसके जितने भी शब्द हैं उसमें रहेंगे, उसमें संशोधन के द्वारा कोई शब्द रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसमें कोई शब्द ऐड किया जा सकता है। यानी इन तीनों शब्दों को प्रस्तावना में जो शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसे जायज़ ठहराया गया। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था वो एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसके अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अब तक भारत के संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है और वो है 42वां संविधान संशोधन। इस वजह से आपको प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इन तीनों को आम लोगों के कल्याण के तौर पर देखना पड़ेगा। यानी भारत के संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने इन तीनों के आधार पर जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो इन तीनों में प्रदर्शित होता है। यानी प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ये तीनों की तीनों हमें दिखाई देते हैं। और इससे आगे करेंगे हम, इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं सभी के सभी हम करेंगे। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं SSC में, हरियाणा SSC में और HCS में, जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं और इससे आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which was not inserted through the Constitution 42nd Amendment Act 1976, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में से जो संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं डाला गया था, यानी जो शब्द संविधान संशोधन जो 42nd 1976 में हुआ था उसके अंतर्गत नहीं डाला गया, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा और अखंडता, इनमें से आपको पता है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है डाले गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। इन तीनों वर्ड्स को इंसर्ट किया गया था, लेकिन डिग्निटी जो है, गरिमा जो है, ये शब्द ऑलरेडी जो है प्रियम्बल में था। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि डिग्निटी ऑफ पर्सन ऑलरेडी प्रियम्बल में इंक्लूड था, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंडर जो है इंसर्ट नहीं किया गया। इस वजह से आंसर हो जाएगा डिग्निटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल, संविधान के अधिनियमन के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो सोशलिस्ट जो है आपको पता ही है इसमें शामिल नहीं था, अदरवाइज लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये तीनों ऑलरेडी जो है शामिल थे जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उस दौरान भारत के संविधान में सोशलिस्ट शब्द नहीं था, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस शब्द ऑलरेडी जो है इसमें थे। इससे आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना में परिवर्तन किया तथा
38th Amendment Act 1975, the 40th Amendment Act 1976, the 42nd Amendment Act 1976, तो यही आंसर हो जाएगा। हमने किया था 42वां संविधान संशोधन 1976 था, उसके अंतर्गत जो है प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। प्रियम्बल में एक ही बार परिवर्तन किया गया है और वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज, हमारे संविधान के प्रस्तावना में भारत इस प्रकार लिखा गया है। तो ये वर्ड्स हैं चारों ऑप्शंस में। सबसे पहला है सोवर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेकंड है सोवर्ण, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सोवर्ण, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक, सोवर्ण, सेक्युलर, सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो हमें सीक्वेंस में देखना है कि जो वर्ड्स प्रियम्बल में यूज हुए हैं, तो सबसे पहले सोवर्ण शब्द यूज हुआ है, उसके बाद में सोशलिस्ट शब्द यूज हुआ है, उसके बाद सेकुलर शब्द यूज हुआ है और उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड यूज हुआ है। यानी याद रखने के लिए आप शुरुआती 3 वर्ड्स को जो है एस सीरीज में याद रख सकते हो, यानी ये अल्फ़ाबेट के अपोजिट है। यानी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले सेकुलर आएगा, फिर उसके बाद में सोशलिस्ट आएगा, उसके बाद में सोवर्ण आएगा। तो ये अल्फ़ाबेट के अपोजिट है, इस वजह से सवर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इस सीक्वेंस में लिखा गया है सवर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। Which amendment of the Indian Constitution inserted the 2 words socialist and secular in the preamble? भारतीय संविधान के किस संशोधन में प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शामिल किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के लिए केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य का मामला एक मील का पत्थर माना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द रिलीजियन कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स। सेकेंड ऑप्शन है एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री। थर्ड ऑप्शन है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिफाइंड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी चेंज्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म को लामबंद नहीं किया जा सकता। सेकेंड ऑप्शन है देश से छुआछूत का खात्मा। थर्ड ऑप्शन है जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। और फोर्थ ऑप्शन है संविधान की मूल संरचना जैसा कि प्रस्तावना में परिभाषित है को बदला नहीं जा सकता। तो इसमें आपने किया था केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य 1973 का हिस्टोरिकल जो है जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसके अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी चेंज। तो बेसिक स्ट्रक्चर की इसमें बात की गई थी कि जो मूल संरचना है संविधान की उसमें पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकता, चेंजेस नहीं कर सकता। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है ये वाला आंसर है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी चेंज। संविधान की मूल संरचना जैसा कि प्रस्तावना में परिभाषित है उसको बदला नहीं जा सकता। केशवानंद भारती वर्सेस इंडिया। In which amendment the words socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to preamble of Constitution of India? भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत 3 शब्द जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द को जो है जोड़ा गया था। इस वजह से हो जाएगा 42nd
Constitution Amendment. Consider the following words: socialist, democratic, sovereign, secular. Choose the response that gives the correct in the preamble. निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए: समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। और इन चारों को सीक्वेंस में लगाना है, यानी प्रियम्बल में ये चारों किस सीक्वेंस में है। तो हमने किया था सोवर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक। अल्फ़ाबेट का अपोजिट हमने किया था, यानी इन तीनों में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अपोजिट है, यानी सबसे पहले हो जाएगा संप्रभु, उसके बाद में हो जाएगा समाजवादी, उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद में लोकतांत्रिक। यानी 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा इसमें, 3, 1, 4, 2। The ideals and objectives outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित जो आदर्श और उद्देश्य है उसको आगे विस्तार में बताया गया है। किसमें? तो मौलिक अधिकार में बताया गया है। हम ऑलरेडी जो है ये कर चुके हैं। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सभी में बताया गया है आगे। इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड, द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये भी आगे भारत के आदर्श और उद्देश्यों को प्रस्तावना के अतिरिक्त संविधान में बताते हैं। इस वजह से द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष पद की सही अभिव्यक्ति है? तो इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम। थर्ड ऑप्शन है टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑन एन इंडिविजुअल। तो लास्ट ऑप्शन है देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो सेक्युलर जो वर्ड प्रियम्बल में यूज हुआ है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो सही यूज हुआ है, उसकी सही अभिव्यक्ति क्या है? तो भारत में कोई धर्म नहीं है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है। धर्म का पालन करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो सेक्युलर जो शब्द है इसका मतलब है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी सरकार का, देश का, राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यानी हर व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। तो सेक्युलर वर्ड का ये मीनिंग है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। इनमें से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है, सेक्युलर स्टेट बताता है? तो फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सिर्फ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल ही है जहाँ पर सेक्युलर वर्ड यूज़ हुआ है। अदरवाइज जो है सेक्युलर वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज़ नहीं हुआ। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। तो आंसर जो है डेफिनेटली हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, इकोनॉमिक लिबर्टी। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता शामिल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है। इनमें से कौन सी भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? क्या आंसर हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है और विचार की स्वतंत्रता। तो डेफिनेटली इसमें आंसर इकोनॉमिक लिबर्टी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा।
क्योंकि विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? तो सोशल इक्वालिटी इज नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, सामाजिक समानता संविधान में नहीं है। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री, हमारे संविधान में सामाजिक समानता पहले से मौजूद थी। सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी है। नन ऑफ द अबाव, इनमें से कौन सा सही है ये आपको देखना है। तुम्हारे समाज में सामाजिक समानता की गारंटी है, सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975, इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1975 में शामिल नहीं किया गया था? तो शामिल नहीं था फ्रेटर्निटी, सोवर्ण, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी। तो आपको पता ही है इंटीग्रिटी शब्द जो है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया, इस वजह से हम बोल सकते हैं फ्रेटर्निटी, सोवर्निटी, इक्वालिटी ये ऑलरेडी पहले से प्रस्तावना में शामिल थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शर्तें शामिल नहीं थी। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं मिस है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल, पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव अंततः प्रस्तावना बन गए। सही है ये ऑलरेडी, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तावना के तौर पर शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट जो है, इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, जस्टिसिएबल होना चाहिए यहाँ पर, जस्टिसिएबल इन नेचर। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकता। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके ऊपर हमने विचार करना और इनमें से कौन से जो है आंसर सही है ये देखना है। तो फर्स्ट इसमें सही है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल, तो ये एग्जैक्टली सही है। इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, ये भी सही है, क्योंकि इसके ऊपर न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय ये नहीं है, यानी कोर्ट जो है कानून के तौर पर इसको लागू नहीं करवा सकता। ये बताने के लिए है, दिखाने के लिए है सरकार के लिए कि उनको इन आदर्शों को लेकर चलना चाहिए। सही हो जाएगा ये। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है, इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन इसका एग्जाम्पल है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जैन 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सवर्ण सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सवर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सवर्ण सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द उसमें नहीं थे, बाद में प्रियम्बल में जोड़े गए थे। इस वजह से हमें करना पड़ेगा अ सवर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
अ सवर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि बाकी वर्ड जो है बाद में जोड़े गए हैं। तो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा अ सवर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किसके द्वारा डाला गया? तो डेफिनेटली आपको पता ही है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत डाला गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट दैट मीन्स दिस मीन्स डैट द, भारतीय संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। इसका मतलब है कि रिलीजियस वर्शिप इज नॉट अलाउड, भारत में धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है। रिलीजियस आर पैट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, राज्य द्वारा धर्म को संरक्षण दिया गया है। द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस, राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला मानता है, इस आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो भारत के संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, इसका मतलब है कि राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता, ये भी ठीक है। रिलीजियस आर पैट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, राज्य द्वारा धर्म को संरक्षण दिया जाता है और धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है, इसमें से आंसर हो जाएगा थर्ड। द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस, राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता, क्योंकि कोई भी धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है अ सवर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सवर्ण सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेफिनेटली आंसर थर्ड हो जाएगा, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अ सवर्ण सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सीक्वेंस में करना पड़ेगा ये आपको, यहाँ पर क्वेश्चंस जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए टॉपिक करने के साथ साथ उसमें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं हम उसको साथ साथ लेकर चलेंगे। मैक्सिमम प्रैक्टिस इसमें आपकी होगी। मैं अरुणेश आर्य यहाँ पर आपका इस वीडियो में विदा लेता हूँ और जुड़े रहिए लगातार करियर पाथ स्टडी के साथ। थैंक यू वेरी मच।